अमित, कल मुझे मेरे घर छोड़ देना, फिर मैं 2 दिन बाद वापस आऊँगी। निशा जैसे ही बोली तो अमित चौंक कर बोला, अरे मम्मी से पूछा कि नहीं? तो निशा ने तुरंत कहा, मम्मी से तुम पूछ लो, मैं पूछूंगी तो मना कर देंगी। मम्मी को बता देना कि घर पर मेरी बुआ जी आ रही हैं और उनके बच्चे भी, तो बस उनसे मिलने के लिए जा रही हूँ। तभी शारदा जी कमरे में आई। कहाँ जाने की बात हो रही है? अपनी माँ को अचानक कमरे में देखकर अमित चौंक कर बोला, मम्मी आप अभी तक सोई नहीं? तो शारदा देवी बोली, सोने ही जा रही थी, लेकिन तेरी बहन का फ़ोन आ गया। कह रही थी कि कल आने वाली है। लेकिन बहू, तू कहाँ जाने की बात कर रही थी अभी? शारदा देवी पूछने लगी तो अमित ने कहा, मम्मी निशा की बुआ जी आ रही हैं, बस उनसे मिलने के लिए ही जा रही है, बस 2 दिन के लिए। यह सुनकर तो शारदा देवी मुंह बनाकर बोली, अरे शादी को 2 महीने हुए हैं, 2 महीने पहले मिली थी ना, तो फिर इतनी जल्दी क्या पड़ी है मिलने की? तो निशा ने तुरंत कहा, मम्मी जी बुआ जी इसके बाद सिंगापुर अपनी बेटी के पास चली जाएंगी, इसलिए सोचा कि मिल आती हूँ। तो शारदा देवी हाथ दिखाकर बोली, बस बात यहीं ख़त्म। तुमने बता दिया और मैंने सुन लिया। लेकिन कोई नहीं जा रहा, क्योंकि कल तुम्हारी नंद आने वाली है। और अमित, तू मेरे कमरे में आ, मुझे तुझसे बात करनी है। ये सब कहकर शारदा देवी कमरे से निकल गई और निशा छोटा सा मुंह लेकर रह गई। उसने तो मायके में फ़ोन करके कह दिया था कि दोपहर तक पहुंच जाएगी, लेकिन अब क्या कहेगी। उधर शारदा देवी के पीछे पीछे अमित उनके कमरे में गया तो जाते ही वह बोली, चल अब मेरी बात सुन। उसके सामने तो बात करना ही बेकार है, आखिर माँ बेटे को बात करते हुए देख जो नहीं सकती, अभी भी यहीं कान लगाकर बैठी होगी। अमित ने झल्लाकर कहा, अरे मम्मी आप ऐसा क्यों सोचती हो? आप पहले बात बताओ। शारदा जी तुरंत बोली, तुझे नहीं पता, दिन भर उसके साथ मैं रहती हूँ, तू नहीं। अपनी बेटी से बात करती हूँ तो उसके कान वहीं लगे रहते हैं। अब बेटी के ससुराल की बात इसको क्यों बतानी है? चल छोड़, बात ऐसी है कि तेरे जीजा जी अपने गांव किसी पूजा पाठ के लिए जा रहे हैं, तो प्रीति को यहीं छोड़ देंगे। तुझे तो पता है प्रीति को गांव के माहौल में रहना पसंद नहीं है। इस बात पर अमित चौंक गया। अरे मम्मी, पसंद हो या ना हो, मगर प्रीति को जाना तो चाहिए ना। और वैसे भी जीजा जी पूजा पाठ के लिए जा रहे हैं, तो फिर प्रीति क्यों नहीं? आपको प्रीति को समझाना चाहिए, उसकी सास को भी तो बुरा लगता होगा ना। फिर तो शोभा देवी गुस्से में आ गई। अरे उसकी सास ही तो टेढ़ी खीर है, उनके बेटे का इतना ख्याल रखती है, मगर उनको तो सब्र ही नहीं है। गांव का मतलब ये थोड़ी है कि कच्चे घर में रहो, लेकिन इसकी सास ने तो घर में एक भी सुविधा नहीं करवा रखी, तो बेचारी प्रीति कैसे जाए? शहर की लड़की भला ठेठ गांव में कैसे रहेगी? अब कान खोल कर सुन ले, कल प्रीति आ जाएगी तो तेरी महारानी कहीं मायके जाने की जिद ना करने लगे। तभी निशा कमरे में आकर बोली, मम्मी जी मेरा जाना ज़रूरी है इस बार, क्योंकि मैंने सबसे कह दिया था कि मैं आऊँगी। अब तो शारदा जी भड़क गई। कह दिया था, लेकिन किससे पूछकर? नंद आ रही है तो तूने जाने की रट लगा ली। मैंने कहा था ना कि नहीं जाना, और अगर जाना है तो 2 घंटे में वापस आना है। दामाद जी आएंगे प्रीति को लेकर, तो उनका चाय नाश्ता कौन संभालेगा? फिर तो निशा ने उम्मीद से अमित की तरफ देखा तो शारदा देवी बोली, उसको क्या देख रही है, वो मेरे बिना नहीं चलता। अब तो निशा नज़र झुकाकर खड़ी हो गई, उसकी आंखें भीग गई थी। उसको ज़मीन ताकते देखकर शारदा जी दहाड़ कर बोली, अब खड़ी खड़ी ज़मीन का ताड़ रही है, सोच रही होगी कि मायके चली जाऊंगी तो काम नहीं करना पड़ेगा। ये तुम्हारा मायका नहीं, ससुराल है महारानी। ये सुनकर तो निशा की आंखें फटी रह गईं कि मम्मी जी ऐसे कैसे बोल सकती हैं। जब से निशा की शादी हुई थी, वह दिन पर दिन सासू माँ के नए रंग देख रही थी। कड़वे शब्द तो रोज ही सुनती थी, मगर आज तो हद हो गई थी। उसने सोचा नहीं था कि उसे अपनी बुआ जी से भी मिलने नहीं दिया जाएगा। अगले दिन वह सुबह उठ तो गई, मगर उसका चेहरा उदास था। उसका मन अपने मायके जाने के लिए छटपटा रहा था। उसकी उदासी देखकर अमित ने कहा, निशा तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें ले चलूँगा, लेकिन हाँ 2 घंटे बाद वापस आ जाएंगे। भले 2 दिन के लिए नहीं, लेकिन बुआ जी से मिलना तो हो जाएगा। निशा का दिल रो रहा था और दूसरी तरफ शारदा जी अपनी बेटी के आने की खुशी में फूली नहीं समा रही थी। दिन में 5 बार बेटी से फ़ोन पर बात करने वाली शारदा जी अब खुश थी कि बेटी आ रही है।
निशा अभी तक 2 बार मायके गई थी और वह दोनों बार ही एक रात से ज़्यादा नहीं रुकी, लेकिन इस बार उसे ऐसा लग रहा था कि बुआ जी के आने की खबर से शारदा जी उसको मना नहीं कर पाएंगी, मगर इस बार भी उसके अरमानों पर पानी फिर गया। प्रीति की शादी को 1 साल हो गया था और वो तो हमेशा ही अपने मायके आने का कोई ना कोई बहाना ढूंढती रहती थी। अपने भाई की शादी के 1 महीने बाद वापस गई थी और अब फिर आने वाली थी। अमित के कहने पर निशा तैयार तो होने लगी, मगर सासू माँ का डर था। जैसे ही शारदा जी को पता चला कि निशा मायके जाने के लिए तैयार हो रही है, तो वह तो अमित पर भड़क पड़ी। किससे पूछ कर ले जा रहा है? तो अमित ने समझाने की कोशिश करते हुए कहा, अरे मम्मी, 2 घंटे की बात है, आप चिंता मत करो, प्रीति के आने से पहले वापस आ जाएंगे। लेकिन शारदा जी भला कहाँ सुनने वाली थी। उन्होंने कहा, 2 घंटे क्या करने जाओगे? 2 घंटे कहकर जाओगे और 5 घंटे में आओगे, और यहाँ दामाद जी के नाश्ते और खाने का क्या होगा? मुझे कुछ नहीं पता, तुम लोग नहीं जा रहे। बुआ जी से मिलना है तो कल चली जाना। अमित ने कहा कि मम्मी, कल मैं नहीं जा पाऊंगा, इसीलिए तो आज लेकर जा रहा हूँ। दोनों माँ बेटी की बहस को देखकर निशा की आंखों से आंसू निकलने लगे तो शारदा देवी बोली, अब यहाँ खड़ी खड़ी गंगा जमुना क्या बहा रही है? तेरे घर वालों ने तो मजाक समझ रखा है ससुराल को, जब जी में आता है तब बुला लेते हैं। अरे ससुराल के लिए तेरी कोई जिम्मेदारी है या नहीं, या मायके जाने के लिए इतना तड़प रही है? और तू बड़ा आया जोरू का गुलाम जो इसकी तरफदारी कर रहा है। शारदा देवी की बातें जहर बुझे तीर की तरह निशा के दिल में जाकर लगी और उसका दिल कांच की तरह टूट कर बिखर गया। वह बेचारी चुपचाप खड़ी रोती रही तो शारदा जी बोली, अब रोती रहेगी या चाय नाश्ता भी देगी? बेचारी निशा रोते हुए किचन में चली गई। उसका दिल भारी हो रहा था। बात इतनी बढ़ चुकी थी कि अब अमित भी कुछ नहीं बोल पाया। वह बेचारी अपनी आंखों से आंसुओं को पोंछते हुए चाय बनाने लगी। शारदा जी फोन पर प्रीति से बात करने लगी और अमित चुपचाप निशा के पास रसोई में आ गया और पीछे से जाकर निशा के कंधे पर हाथ रखकर बोला, सॉरी निशा, मैं मम्मी को समझा नहीं पाया। क्या करूं, जहाँ प्रीति का नाम आता है वो किसी की सुनती ही नहीं, और फिर पुराने ख्यालों की है ना। फिर तो निशा का गुस्सा फट पड़ा। लेकिन मुझे बर्दाश्त क्यों करना पड़ रहा है अमित? जवाब तो मैं भी दे सकती हूँ। ये सुनते ही अमित के चेहरे का रंग बदल गया और वह तुरंत बोला, निशा, मैं तुम्हारा दुख समझ रहा हूँ, मगर तुम्हें भी मम्मी के ख्यालों को समझना तो पड़ेगा। तुमने देखा नहीं कि मैं जब तुम्हारा पक्ष लेता हूँ तो वो मुझे जोरू का गुलाम कह देती हैं, जिसे सुनना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब तो निशा के आंसू और भी ज़्यादा बहने लगे और उसने रोते हुए कहा, इसका मतलब तो यह है कि ये घर मेरे लिए जेल हो गया। तुम कभी अपनी माँ के सामने बोल नहीं पाओगे और वो मुझे कभी घर जाने नहीं देगी। फिर तो निशा के आंसू देखकर अमित पिघल गया। देखो निशा, इतना दुखी मत हो, थोड़ा वक्त दो, क्योंकि तुम अभी नई नई हो। बस तुम मम्मी को खुश करने की कोशिश करो, जिससे उनकी सोच बदल जाए। यह सुनकर निशा के चेहरे पर तिरछी सी मुस्कुराहट आ गई। अमित, तुम्हारी माँ को खुश करते करते पता नहीं कितने साल गुजर जाएंगे। जो मौका अभी है वो दोबारा नहीं आएगा ना। वो चाहती है कि मायका छोड़ दूं, तो तुम ही बताओ, क्या अपना घर छोड़ना इतना आसान होता है? अब तो अमित की नज़र झुक गई, क्योंकि इस बात का उसके पास कोई जवाब नहीं था। फिर उसने निशा का हाथ पकड़कर धीरे से कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें खुद लेकर जाऊंगा। अब ज़्यादा सोचो मत, बस अच्छी सी चाय पिला दो और नाश्ता दे दो। अमित उसके गाल पर प्यार से हाथ रखकर निकल गया, लेकिन निशा के दिल को भला सब्र कहाँ था। उसका दिल तो वहीं का वहीं था, उसका दर्द तो वहीं का वहीं था। जब निशा के घर से फ़ोन आया तो शारदा जी ने उसके हाथ से फ़ोन लेकर कहा, समधन जी, क्या है ना, अभी श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं, तो हम इन दिनों में बहू को मायके तो नहीं भेजते। इस पर तो निशा की माँ कुछ भी नहीं बोल पाई और फ़ोन कट गया। लेकिन निशा दंग रह गई कि श्राद्ध पक्ष में जब उनकी बेटी आ सकती है तो मुझे क्यों नहीं भेजा जा रहा। कितनी चालाकी से इन्होंने मेरी माँ से मना कर दिया। दोपहर में प्रीति आई तो शारदा देवी का चेहरा मानो खिल गया। उन्होंने बेटी दामाद को बैठाते हुए निशा से कहा, बहू, अब तुम्हारी नंद कुछ दिन यहाँ रहने वाली है तो खाना इसी की पसंद का ही बनेगा, और अभी इसकी पसंद के ब्रेड पकौड़े बना लो और दामाद जी के लिए प्याज के पकौड़े। ये सुनकर उदास निशा चुपचाप रसोई में चली गई तो पीछे से प्रीति ने कहा, मम्मी,
भाभी को हमारा आना बुरा लग गया है क्या? शक्ल तो देखो, जैसे चेहरे पर 12 बज रहे हैं। तो शारदा जी ने दबी जुबान में चेहरा सख्त करके कहा, अरे इसको तो पता चल गया कि तू आने वाली है, तो मायके जाने की जिद करने लगी। इसके मायके वालों का इतने साल रखकर पेट नहीं भरा कि वहाँ कोई भी रिश्तेदार आता है तो झट से इसको बुला लेते हैं। मैंने तो इस बार कह दिया कि मेरी बेटी आ रही है, तू कहीं नहीं जाएगी। भला इसको जाने देती तो दामाद जी की आवभगत कौन करता? फिर तो प्रीति हंसते हुए बोली, मम्मी सही किया आपने। भाभियों का तो यही होता है कि नंद आ जाए तो मायके भागने लगती हैं। शारदा जी धीरे धीरे बोल रही थी, मगर फिर भी निशा ने एक एक शब्द सुन लिया था और उनकी बातों से उसके दिल में एक ज्वालामुखी बन रहा था। उसके दिल में यही ख्याल आया, इन्हें तो अपनी बेटी से अच्छा कोई नज़र ही नहीं आता कि हर बार ससुराल छोड़कर यहाँ आ जाती है। बहू का दिल दुखाना तो इन लोगों को अच्छे से आता है। सोचते सोचते निशा पकौड़े तल रही थी। जैसे ही पकौड़े बनकर सामने आए तो शारदा जी ने पकौड़े देखते हुए कहा, ले बेटा, पता नहीं कैसे बनाए होंगे इसने। मेरी बेटी से अच्छे पकौड़े तो कोई नहीं बना सकता। इसके हाथ के पकौड़े तो लाजवाब होते हैं। अपनी आदत के मुताबिक शारदा जी ने हमेशा की तरह अपनी बेटी का गुणगान करना शुरू कर दिया था। नाश्ते के बाद प्रीति के पति योगेश चले गए तो अमित ने प्रीति से कहा, प्रीति तुम्हें नहीं लगता कि पूजा पाठ में तुम्हें भी जाना चाहिए? अरे तुम्हारी सास को अच्छा लगता, क्योंकि तुम कभी जाती ही नहीं हो। जब भी जीजा जी गाँव जाते हैं तो तुम यहाँ आ जाती हो। भाई की बात सुनकर तो प्रीति का मुंह बिगड़ गया। भैया, ऐसे गांव में तो मैं कभी नहीं रह सकती। आपको पता है वहाँ सांस तक नहीं लिया जाता, इतनी धूल है वहाँ। मेरा मैनीक्योर पेडिक्योर सब खराब हो जाता है वहाँ। ना तो वहाँ इंटरनेट है और ना ही घर में कोई सुविधा। मेरा मन तो बिल्कुल नहीं लगता। तो शारदा देवी बोली, अरे तू पीछे क्यों पड़ गया उसके? वो जाए या ना जाए उसकी मर्जी। जब दामाद जी कुछ नहीं बोलते तो तू क्यों बोल रहा है? दोनों माँ बेटी तो कमरे में चली गई, मगर निशा यही सोचती रही कि बुआ जी को कितना बुरा लग रहा होगा कि मैं नहीं आ रही। रात होते होते फिर से निशा के भाई की कॉल आने लगी, लेकिन निशा कोई भी जवाब देने से बच रही थी, इसीलिए फ़ोन नहीं उठाया। लेकिन इस बार फ़ोन अमित के फ़ोन पर आया। अमित के फ़ोन उठाते ही निशा के भाई ने शिकायत की, जीजा जी कहाँ है ये प्रीति? किसी का भी फ़ोन नहीं उठा रही है। अरे अगर आज नहीं आई तो कल तो आ सकती है ना, क्योंकि परसों बुआ जी चली जाएंगी। तो अमित ने कहा कि हाँ हाँ, कल तो उसे मैं खुद लेकर आऊँगा, तुम चिंता मत करो। फ़ोन काटने के बाद अमित ने कहा कि निशा, कल हम तुम्हारे घर चल रहे हैं। फिर तो निशा गुस्से में बोल पड़ी, आपको क्या ज़रूरत थी मेरी भाई से ऐसा कहने की? आपको पता है ना कि आपकी मम्मी जाने ही नहीं देंगी। उन्होंने श्राद्ध का बहाना बना दिया है। पहले ही तुम्हारी मम्मी कम नहीं थी, ऊपर से तुम्हारी बहन आ गई है। उसने तो आते ही कह दिया कि अच्छा हुआ आपने भाभी को जाने नहीं दिया मम्मी। आज पहला दिन था मगर दोनों के ताने बंद नहीं हुए। एक तो मुझे मेरे मायके जाने नहीं दिया, ऊपर से क्या मुझे उदास होने का भी हक नहीं है जिसके लिए मुझे बार बार ताने मिल रहे हैं। दोनों चाहती हैं कि मैं नकली मुस्कुराहट लेकर घूमती फिरूं, मगर ऐसा कैसे हो सकता है अमित? कहते कहते निशा की बौखलाहट सामने आ गई। अमित ने लंबी सांस भरकर कहा, तुम्हें मैं लेकर जाऊंगा। कोई क्या कहता है उसे सुनने की जरूरत नहीं है तुम्हें। निशा खामोश हो गई, मगर सोच रही थी कि इन दोनों माँ बेटी को पता चलेगा कि मैं घर जा रही हूँ तो हंगामा तो ज़रूर होगा। तभी शारदा देवी की आवाज़ आई, अरे आज दूध मिलेगा या नहीं, या ऐसे ही सो जाए? बेचारी निशा उनकी सख्त आवाज़ सुनकर रसोई में आ गई और जब दूध लेकर उनके कमरे के दरवाजे पर पहुंची तो अंदर से अपना नाम सुनकर वहीं रुक गई। ये आवाज़ प्रीति की थी। मैंने भाभी के हाथ में एक बहुत सुंदर अंगूठी देखी थी मम्मी। तो शारदा जी बोली, हाँ तेरे भाई ने दी थी उसको जन्मदिन पर। मैंने तो कहा था कि अपनी जन्म बहन के लिए भी खरीद लेता उसके जन्मदिन पर देने को, मगर वो तो पक्का जोरू का गुलाम है। उसने तुरंत कह दिया कि जीजा जी ने तो इससे भी सुंदर अंगूठी दी है प्रीति को, और फिलहाल मेरे पास पैसे नहीं है दूसरी अंगूठी लाने के लिए। तुझे क्या बताऊं प्रीति, कितना बुरा लगा था। अपनी माँ की बात सुनकर तो प्रीति अकड़ कर बोली, अच्छा मतलब अपनी बीवी के लिए पैसे हैं और बहन के लिए नहीं? मम्मी देखना, मैं भी वो अंगूठी भाभी से लेकर रहूंगी। हमारे भाई की कमाई पर कब्जा कर लिया और अब हमारे भाई को हमसे छीनने चली है। इसके बाद शारदा देवी ने कुछ ऐसा कहा कि सुनकर निशा के होश ही उड़ गए।
वह अपने कदम संभाल नहीं पा रही थी, मगर चुपचाप दूध लेकर अंदर चली गई। उसके आते ही दोनों ऐसे चुप हो गईं मानो कुछ हुआ ही नहीं। अगले दिन अमित ने कहा कि मम्मी, मैं निशा को उसकी बुआ जी से मिलाने ले जा रहा हूँ। तो शारदा देवी ने कहा कि हाँ हाँ चले जाओ, लेकिन 2 घंटे बाद आ जाना। ये देखकर तो निशा भी हैरान थी कि जो सासू माँ पहले जाने के लिए मना कर रही थी, अब उसे उसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन निशा जानती थी कि वो ऐसा क्यों कर रही है। जैसे ही दोनों निकले तो दोनों माँ बेटी निशा के कमरे में पहुंच गईं और प्रीति ने तुरंत निशा की अलमारी खोली। पूरे सामान पर नज़र दौड़ाते हुए बोली, बाप रे मम्मी, आपकी बहू ने तो भाई का बहुत खर्चा करवा रखा है। इतना महंगा महंगा सामान और मेकअप। अब तो मुझे जो पसंद आएगा मैं रख लूँगी। अंगूठी भाभी के हाथ में है तो क्या हुआ, उनकी घड़ी तो यहीं रखी होगी ना। यह कहते हुए प्रीति ने अलमारी का लॉकर खोला तो शारदा देवी ने लॉकर में से प्रीति के सोने के जेवर भी निकाल दिए, जिन्हें देखकर निशा की आंखें फटी रह गईं। दोनों माँ बेटी बिस्तर पर सारे जेवर फैलाकर एक एक को तसल्ली से देख रही थीं कि तभी अचानक अमित की आवाज़ आई, अच्छे जेवर है ना प्रीति। अमित की आवाज़ सुनते ही शारदा देवी ने जैसे ही पलट कर देखा तो वह कांप गईं। प्रीति तुरंत सक पकाकर खड़ी होकर बोली, अरे भाभी, आप अलमारी में ताला लगाकर क्यों नहीं गई थी, और आप इतनी जल्दी कैसे आ गई। तो अमित ने कहा, वो क्या है ना प्रीति, निशा का फ़ोन रह गया था। अमित ने जैसे ही पर्दे के पीछे रखा हुआ रिकॉर्डिंग पर लगा फ़ोन उठाया तो दोनों माँ बेटी के पैरों तले ज़मीन ही निकल गई। शारदा देवी तुरंत बोली, अरे हमने देखा कि अलमारी खुली है तो बस ऐसे ही देखने लगे। अब तो निशा गुस्से से दहाड़ पड़ी, झूठ मत बोलिए मम्मी, आप ऐसे नहीं देख रही थी। आप लोगों ने कल रात ही प्लान बना लिया था कि मेरी अलमारी से मौका मिलते ही चोरी करनी है। आज मैं मायके जाने लगी तो वो मौका आपको मिल भी गया। फिर तो दोनों माँ बेटी एक साथ बोली, क्या बकवास कर रही हो, कौन सी प्लानिंग, और हम अपने घर में चोरी क्यों करेंगे। तो निशा ने हंसकर कहा, क्योंकि आपकी बेटी मुझसे जलती जो है, और आप दोनों को लगता है कि मैंने आपके बेटे को बस में जो कर लिया है। अरे पति की कमाई पर मेरा हक नहीं होगा तो किसका होगा। आपकी प्लानिंग का तो सबूत है मेरे पास। कल रात जब मैं आपको दूध देने आ रही थी ना, तो मैंने आप दोनों की बातें सुन ली थी और रिकॉर्ड कर लिया था, जिसको अमित को सुनाया तो अमित ने ही प्लान बनाया कि सुबह जब घर से जाएंगे तो थोड़ी देर में ही वापस आ जाएंगे। फिर तो निशा ने तुरंत वही रिकॉर्डिंग सुनाई तो माँ बेटी के मुंह पर जैसे ताला ही लग गया। फिर तो अमित ने कहा, आपको चोरी करनी थी, इसीलिए आपने आज मुझे जाने से रोका नहीं। हमने सोचा नहीं था कि आप अपनी बेटी के लिए चोरी भी कर लेंगे। अरे आपको कौन सी दुश्मनी है आपको मुझसे। आपकी बेटी इतने दिन के लिए मायके आ सकती है तो बहू मायके नहीं जा सकती। बेटी के लिए कोई नियम नहीं, मगर बहू के लिए सख्त नियम बना दिया आपने। बहू बेटे का रौद्र रूप देखकर तो दोनों माँ बेटी के होश उड़ गए। तभी अमित ने कहा, चलो निशा, अब कमरे में ताला लगाओ और बुआ जी के पास चलो, तुम्हारी बुआ जी इंतज़ार कर रही होंगी। ताला लगाकर चेक कर लेना, क्योंकि अब इन लोगों का कोई भरोसा करना बेकार है। बेटे ने ऐसा कहा तो शारदा देवी शर्मिंदगी से नज़र झुकाकर खड़ी रही। चेहरे पर भी हवाइयाँ उड़ रही थीं, मगर कुछ बोलने को नहीं था। निशा अमित के साथ चली गई और दोनों माँ बेटी देखती रह गईं। दोनों की चोरी के इरादे अब फेल हो चुके थे।